आज पढ़ेंगे हम विभव सीढ़ी तथा आयताकार विभव रोधिका। विभव सीढ़ी में ये जो चित्र दिखा रखा है एक, इसमें x = 0 जो कि y एक्सिस की समीकरण है, ये दिखा रखी है। उससे जो लेफ्ट हैंड साइड में कण है उसकी जो ऊर्जा है E, वो इस सीढ़ी की जो ऊंचाई है ना, पोटेंशियल एनर्जी V0 कह दें यहाँ तक, उससे यदि कम हो और वो यहाँ गति करता है और उससे अधिक हो, ठीक है, दोनों स्थितियों में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो किसी एक विमीय विभव क्षेत्र में एक तरफ विभव का मान 0 तथा दूसरी तरफ परिमित हो तो इस प्रकार के विभव क्षेत्र को हम विभव सीढ़ी कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपने देखा। तो गणितीय रूप से इस विभव क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला है Vx = 0 जब x का मान 0 से कम है, यानी वो y एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड में है, और Vx = V0 है जब वो y एक्सिस के आगे है, यानी x > 0 है। तो माना कुल ऊर्जा कैपिटल E तथा m द्रव्यमान का एक कण बाईं ओर से x अक्ष के समांतर गति करता हुआ एक नियत विभव क्षेत्र V0 की परिसीमा पर टक्कर करता है, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्र 1 के अनुसार है। इसके दाईं ओर अनंत चौड़ाई वाला विभव रोधिका यानी पोटेंशियल बैरियर है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार बाएं ओर से आने वाला कण x = 0 पर विभव में आई असातत्य डिसकंटिन्यूटी से प्रभावित होता है। इसे समझने के लिए कण की गति का वर्णन करने वाली क्वांटम यांत्रिकी की एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हैं, जो कि इस तरह से है -h×2m d2ψ/dx² + v ψ = E ψ। चूँकि विभव समय पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए E कुल ऊर्जा वाले कण का जो तरंग फलन है ψxt = ψe−iota et है ना। आयोटा की जगह यहाँ j लिख रखा है, वो √-1 है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ साई निम्न काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का हल है -h×2m d2ψ/dx² + v E ψ। ये ऊपर अपन ने जो लिखी थी वही समीकरण है ये दो। तो समीकरण ये जो दो है उसका हल निम्न दो परिस्थितियों में हम निकालते हैं, जब E का मान <V0 है और E का मान <V0 है। तो पहले हम लेते हैं जब E का मान V0 से कम है, तो क्षेत्र पहला ले लेते हैं। उसमें जब x < 0 में विभव Vx = 0 है, इसलिए समीकरण 2 में जो श्रोडिंगर समीकरण है वो हमारे पास इस रूप में आ जाएगी। V को हटा दिया और इसको क्रॉस गुणा करा और 2me/h² को k² ले लें तो समीकरण 3 आ जाएगी। और समीकरण 3 चूँकि x < 0 में एक ऐसे मुक्त कण की गति का वर्णन करता है जिसका तरंग संचरण नियतांक k है, अतः इन समीकरणों के व्यापक हल क्या हो जाएंगे? ψ1x = ae_iota_kx + be_iota_kx। ये किसके लिए है? पहले क्षेत्र के लिए है, और जहाँ a और b कांस्टेंट हो गए। अब माना कि बाईं ओर से x अक्ष के अनुदिश विभव दीवार x = 0 पर आपतित होता है और x < 0 में गति कर रहा कण के संगत आपाती तरंग फलन का जो समीकरण है वो हो जाएगा ae_iota_kx, तथा विभव दीवार से परावर्तित तरंग का समीकरण हो जाएगा be−iota_kx। दोनों ही संभव है। तो क्षेत्र सेकंड जो कि हमारे पास x > 0 में विभव Vx = V0 है, इसलिए समीकरण 2 में श्रोडिंगर समीकरण हमारे पास हो जाएगी ये, और इसको रीअरेंज करें तो हम α² को मान लेंगे 2mV0-E/h²²। तो समीकरण 6 आ जाएगी। 6 में अल्फा एक वास्तविक नियतांक है, धनात्मक है इसलिए, और 7 जो समीकरण है उसका हल हम इस तरह से साई सेकेंड जो कि दूसरे क्षेत्र में है उसको c exp⁡ αx + dE⁴x लिख सकते हैं, जहाँ c और d क्या हो जाएंगे? अज्ञात नियतांक है। तो नियतांकों a b c d जो 4 हैं उनका निर्माण तरंग फलन पर परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंधों द्वारा किया जाता है। इन प्रतिबंधों के अनुसार x के सब मानों के लिए तरंग फलन ψx तथा इसका प्रथम अवकलज dψ/dx परिमित होता है तथा सतत होना चाहिए। समीकरण 8 में चूंकि c ≠ 0 हो तो जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा c exp⁡αx का मान भी बढ़ेगा, और x अनंत हो जाएगा तो ये भी अनंत हो जाएगा, जो कि साई के लिए सही नहीं है। साई अनंत नहीं हो सकता, तो फलन साई x पर प्रतिबंध का पालन करने के लिए ये जरूरी है कि c का मान 0 हो जाए। तो और क्षेत्र सेकंड
x ग्रेटर देन 0 के लिए तरंग फलन साई सेकंड में हम c 0 कर देंगे तो केवल d बचेगा, और साई फर्स्ट में इस तरह से a और b दोनों बचेंगे। तो समीकरण 9 और 10 हमारे पास आ गई साई फर्स्ट और साई सेकंड के लिए। इनमें a b d का निर्धारण करने के लिए हमें परिसीमा तथा सत्यंत्र प्रतिबंधों का पालन करना होगा। सत्यंत्र प्रतिबंध हमारे पास क्या है, x = 0 पर 9 और 10 के तरंग फलन में साई फर्स्ट और साई सेकंड 0 होंगे और उनके अवकलज बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले 9 और 10 को बराबर कर देते हैं और हम x को 0 लिख देते हैं, तो a + b = d आ जाएगा पहला प्रतिबंध से, और अवकलन करने के बाद हम 0 करेंगे तो आ जाएगा j के a - b = -α_d। तो हमारे पास ये दो समीकरण आ गए 11 और 12। 11 और 12 की सहायता से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा और घटाएंगे तो b आ जाएगा। ठीक है, तो इनको 11 और 12 को हमारे पास हल करेंगे तो d और b के मान a के पदों में आ गए। तो 9 और 10 को हम इस तरह से यहाँ रखेंगे तो 15 और 16 हमारे पास आ जाएगा a के पदों में। अब हम आपतित तरंग फलन जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है उसको क्षेत्र फर्स्ट में तरंग फलन साई फर्स्ट को समय पर निर्भर भाग जो है वो उससे आप उसको गुणा कर दें। तो ये यहाँ पे गुणा कर दिया इसको, ए ई आयोटा प्राप्त होता है और यह बाएं से दाएं यानी धनात्मक अक्ष दिशा की ओर गतिशील कण को वर्णित करने वाला तरंग फलन है। अतः यह आपतित कण के तरंग फलन और इसका आयाम कैपिटल A है। तो आपतित तरंग फलन का आयाम हो गया A। इसी तरह से परावर्तित तरंग जो कि क्षेत्र फर्स्ट में हम देख रहे हैं, जो दूसरा भाग है B, ठीक है, तो वो उसका आयाम हो गया कैपिटल B। और पारगमित तरंग है क्षेत्र सेकंड में, कण का तरंग फलन चूंकि शून्य नहीं होता है तथा चिरसम्मत वर्जित क्षेत्र का इसमें हम उपयोग करते हैं तो उसका क्षेत्र सेकंड में पारगमित हो जाता है। चिरसम्मत वर्जित क्षेत्र में स्थित प्रायिकता घनत्व को हम इस तरह से px = साई सेकंड साई स्टार है ना कर देंगे, उनका गुणा करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और चरघातांकी रूप से वो कम होगा जैसा कि चित्र 2 में बताया गया है। ये यहाँ से ये तो फर्स्ट हो गया और इसमें ये चरघातांकी रूप से कट के 0 हो जाता है। इसको हम चिरसम्मित वर्जित क्षेत्र कहते हैं। तो चिरसम्मत सिद्धांत से प्राप्त परिणाम तथा क्वांटम सिद्धांत से प्राप्त परिणाम में मुख्य अंतर यह है कि कण क्षेत्र सेकंड में प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि क्वांटम सिद्धांत कहता है कि वो पारगमित होने की परिमित प्रायिकता होती है और कुछ दूरी चलकर फिर उसकी जो है प्रायिकता 0 हो जाती है। तो क्षेत्र सेकंड में कण की प्रायिकता को उसकी भेदन दूरी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और फिर इसकी 0 हुई तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना चला गया उसको उसकी भेदन दूरी कहेंगे। ठीक है, और भेदन दूरी वह दूरी होती है जितनी दूरी में कण की प्रायिकता प्रारंभिक मान से कितनी हो जाए 37% कम हो जाए। तो कण की भेदन दूरी को हम डेल्टा x को इस तरह से 1/2 अल्फा से और अल्फा का मान रख देंगे तो ये भेदन दूरी आप विभव सूडी के विभव पर निर्भर करती है। इसमें देख लिया हमने, बाकी सब कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, h क्रॉस e कांस्टेंट, यानी ये v0 पर निर्भर करती है तो वो विभव सीडी के विभव पर निर्भर करती है। और कैपिटल E के दिए मान के लिए विभव के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे भेदन दूरी भी कम होते जाती है। तो विभव सीडी के विभव का मान अनंत होने पर तरंग फलन साई सेकंड का मान 0 हो जाता है, अर्थात विभव की दिशा दीवार अभेद्य दीवार की भांति व्यवहार करता है जो चिरसम्मत परिणाम के समान है। अब लेते हैं हम प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। एक कणपुंज क्षेत्र S फर्स्ट जो है हमारे पास में से गति करता हुआ विभव दीवार को पार कर क्षेत्र सेकंड में पहुंचता है। अतः इस अवस्था में प्रायिकता धारा घनत्व के 3 भाग होते हैं, आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और पारगम्य धारा प्रायिकता धारा घनत्व। उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं साई स्टार h क्रॉस डेल बाई डेल्टा इस तरह से। तो उस 15 और 16 को हम रखेंगे तो हमारे पास प्रायिकता धारा आपतित को इंसिडेंट से लिखते हैं इसलिए आई लिख दिया इन्होंने और वो a² के समानुपाती हो गया। इसी तरह से परावर्तित को रिफ्लेक्टेड तो IR आ जाएगा, वो b² के समानुपाती हो गया। और ट्रांसमिटेड वो हमारे पास हम देखेंगे वो 0 आ रहा है। तो परावर्तन गुणांक तथा पारगमन गुणांक क्या हो जाएगा, परावर्तन गुणांक इस तरह से हम लिख सकते हैं, आपतित जो है हमारे पास उसका आयाम का वर्ग है a² उसके, और परावर्तित के अनुपात तो b²/a² हो जाएगा r का मान, और इस तरह से b इनके मान रखेंगे तो k - आयोटा अल्फा/k + j अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 1।
और इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान पारगमन गुणांक T कहलाता है और वो इस तरह से 0 आता है। ठीक है, तो हम सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से कैपिटल R 1 होता है और कैपिटल T 0 होता है जब E का मान लेस देन V0 है। ठीक है, और कल हम E ग्रेटर देन V0 के बारे में अध्ययन करेंगे।